ठीक है बच्चों, बताओ मुझे बच्चों जो भी मैंने होमवर्क दिया हो, फर्स्ट एक्सरसाइज कोई भी दिक्कत बच्चों? ठीक है बच्चों, सेकंड एक्सरसाइज उसमें कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ओके 4A उसमें अगर कुछ दिया हो, कोई भी डाउट रहा हो? ओके बच्चों, जो मान लो मैंने आपको जेरोक्स दी है, उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल या थ्योरी पार्ट में कोई डाउट लग रहा हो, सॉल्व एग्जाम्पल या थ्योरी पार्ट में आप लोगों ने रीड किया हो, कोई डाउट लग रहा हो? ठीक है बच्चों, चलें फिर बच्चों आगे। ठीक है ओके अब बच्चों इसमें अगर हम आगे का टॉपिक देखें तो आगे बच्चों अपने पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको बच्चों फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो बच्चों देखना। ठीक है ना, ग्राफ वगैरह बच्चों वहां तक हमने देख लिया था। अब बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं। टेस्ट में मान लो आज की लेक्चर तक ही होगा मेरे हिसाब से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग पार्ट मैंने रखा था, अब एग्जैक्टली याद नहीं, पर आज के लेक्चर तक का होगा या इससे पहले तक का होगा। ठीक है ना, मतलब उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब आज के लेक्चर तक का ही या इससे पहले का ही मान लो ये बात। ठीक ओके तो बच्चों अब वापस आते हैं समझो, मेन बच्चों वही पार्ट रहेगा अपना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फोन कहाँ बज रहा है? अच्छा इनका रोटेशन, थोड़ा बहुत कोई पुराना क्वेश्चन होगा, पर मेन दो पार्ट यही रहेंगे, रोटेशन और इलेक्ट्रो। ठीक है अब बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों? जैसे मान लो ये प्लस चार्ज, यहाँ पे +1 रखो, कैसे मूव करेगा? इधर यहाँ +1 रखो, यहाँ +1 रखो, यहाँ +1 रखो, ऐसे। तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ये बच्चों अगर ये माइनस चार्ज होता, +1 रखो, कहाँ मूव करेगा? ऐसे। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब बच्चों वापस समझना, ये प्लस क्यू, मान लो ये माइनस क्यू, यहां +1 रखो, कहां जाएगा? इधर। मान लो यहां +1 रखो, कहां जाएगा? उधर चला जाएगा। बच्चों मान लो यहां +1 रखो, कहां जाएगा? इस तरफ आएगा। ये समझ में आया? ठीक है अब मान लो बच्चों मैं यहां +1 रखता हूं, तो अब नेगेटिव कहां फोर्स लगाएगा? इधर, पॉजिटिव इधर, तो नेट फोर्स इधर। तो खैर मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूं, समझना। अब इसकी वजह से बच्चों जब बनाओगे तो कुछ इस तरह से लाइंस बन जाएंगी, प्लस की वजह से बनाओगे तो ऐसे, इस साइड बच्चों बनाओगे तो इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पहली चीज बच्चों इमेजिनरी कर्व्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने घिसा, इस पे चार्ज आ गया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे दिख रही है? नहीं, बस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। तो इमेजिनरी कर्व्स जिन पे कि अगर आप टेंजेंट खींचो, जिन पे कि आप टेंजेंट खींचो, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। जैसे बच्चों मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो ये हो गई। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, ये हो गई। यहाँ पता करना है, ये हो गई। यहाँ पता करना है, टेंजेंट खींचो, ये हो गई। तो इमेजिनरी कर्व टेंजेंट टू विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये चीज क्लियर है? ओके अब बच्चों कई लोगों को लगता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो पाथ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। सही है गलत है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं छोड़ दूंगा
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ चलेगा। ये सही है या गलत है? बोलो। ओके, रेस्ट पे होगा तो चलेगा, वो भी जरूरी नहीं है। देखो, अगर यहाँ रेस्ट पे छोड़ोगे तो वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ रेस्ट पे छोड़ोगे तो उसके पास वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो वो इधर निकल जाएगा, फिर वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो वापस समझो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो पाथ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उस पे टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है, बस इतना सा ही। अब इनमें खास बात देखो बच्चों, ये कहां से शुरू हुई, कदम कहां पे होगी, ये कहां से शुरू हुई, इनफाइनाइट से, और खत्म कहां पे हुई, नेगेटिव पे। तो बच्चों ये पॉजिटिव से शुरू होके कहां खत्म होंगी, इनफाइनाइट पे। पॉजिटिव से शुरू होके कहां खत्म होंगी, इनफाइनाइट पे या नेगेटिव चार्ज पे। प्लस से खत्म होके नेगेटिव या प्लस से खत्म होके इनफाइनाइट। तो ये प्लस से स्टार्ट होके खत्म कहां पे होंगी, इनफाइनाइट या नेगेटिव चार्ज। अब या इनफाइनाइट से स्टार्ट होके कहां खत्म होंगी, नेगेटिव। इनफाइनाइट से स्टार्ट होके कहां खत्म होंगी, नेगेटिव पे। समझ गए बच्चों? अब बच्चों सोचो, चार्ज पार्टिकल के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है या दूर? अब बच्चों यहां लाइनें देखो पास पास, यहां दूर दूर होंगी। तो जहां लाइनें पास पास होती हैं यानी कि डेंस होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जहां लाइनें पास पास होती हैं, डेंस होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जहां लाइनें दूर दूर होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। जैसे बच्चों मैंने बोला ये सिचुएशन है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, बताओ कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ए पे। तो जहां पास पास होंगी वहां ज्यादा, जहां दूर दूर होंगी वहां कम। अब बच्चों दो लाइनें कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि उस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी। दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों कभी भी ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे बच्चों मान लो, याद करो फ्रिक्शन, मान लो बच्चों मैंने इसको यूं चला के स्क्वायर में ऐसे रख दिया, तो फ्रिक्शन को मैं यूं चला के ऐसे स्क्वायर में रखूंगा तो फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस का म्यू एम जी इंटू 4d, तो इस तरह से क्लोज बनेगा। जबकि कंजर्वेटिव में क्या होता है, क्लोज में वर्क डन 0 होना चाहिए। तो अगर मान लो ये क्लोज लूप बना रहे हैं तो E इंटू 2πr वर्क डन हो जाएगा, ना कि 0। E इंटू 2πr, जैसे हम फ्रिक्शन में लिखते हैं म्यू एम जी इंटू 4d या म्यू एम जी इंटू 2πr, उस तरह से क्लोज लूप में वर्क डन 0 नहीं आएगा। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज लूप में वर्क डन क्या होता है, 0। क्लियर है? अब बच्चों मेटल के लिए बताओ ER क्या होता है, इनफाइनाइट। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। ER इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो बच्चों जैसे ये मेटल बॉडी है, मान लो यहां प्लस Q चार्ज रख दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इसके अंदर यूं नहीं जा सकती, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फील्ड लाइन कहां से आएगी, गलत। दूसरा बच्चों, मेटल सरफेस को हमेशा ऐसे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी, ऐसे कोई एंगल पे स्ट्राइक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेटल की सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे यहाँ प्लस Q रखोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों यहाँ से आके यहाँ ऐसे खत्म हो जाएंगी, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगी। क्लियर हुआ? अब बच्चों ऐसे समझो, ये कैविटी है, ये बच्चों मेटल बॉडी, क्या है, मेटल बॉडी। यहां प्लस Q चार्ज रखा तो इधर क्या आएगा, माइनस, और यहां प्लस। तो बच्चों प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी।
लेकिन ध्यान रहे इसको हमेशा परपेंडिकुलर ही स्ट्राइक करें। अब इसके अंदर से ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि मेटल बॉडी के अंदर नहीं हो सकती, इसके बाहर ऐसे चली जाएंगे। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसके हिसाब से अगर मैं पॉइंट देखूं तो स्टार्टिंग में बच्चों वही बना रखा है। फिर पहला पॉइंट बच्चों वही है, इमेजिनरी कर्व जिस पे टेंजेंट बनाओगे तो वो डायरेक्शन बताएगा। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव वही है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी काटेंगी नहीं। जहां पे डेंस होंगी वहां पे क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। अब बच्चों एक और चीज देखो, जैसे मान लो ये है ए बी, कहां पे लाइन ज्यादा डेंस है, तो यहां दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। तो अगर पैरेलल और इक्विडिस्टेंस, पैरेलल और बीच का गैप फिक्स है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म। ठीक है। और बच्चों फिर देखो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कट टू, अच्छा हाँ बच्चों वो चीज बता रहा हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझो। कई बार ऐसे, हालांकि वो बेकार ही रहता है, जैसे Q1 है, इससे मैंने 4 लाइन बना दी, Q2 बच्चों इससे कितनी लाइन दिख रही है, 8 बना दूंगा, तो इससे 4 इससे 8। तो बच्चों अब मैं पूछता हूँ Q1 और Q2 में कौन बड़ा है, Q2, और कितना बड़ा है, डबल। हालांकि उतना सही नहीं है पर कुछ जगह ऐसा फॉलो करते हैं, तो बस थोड़ा सा बता दिया है कि कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसी बुक्स वगैरह में दिख जाते हैं, पर वो गलत ही है, क्योंकि अपने ऊपर है भाई, हम कम बनाएं ज़्यादा बनाएं, ठीक है ना, वो इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, बच्चों स्टैटिक चार्ज मैंने क्यों लिखवाया वो चीज़ समझो। देखो मे भी आप लोग EMI पढ़ चुके हो, उसमें याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वो क्लोज लूप बनाती, लेकिन स्टैटिक चार्ज वाली क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है ना। कभी भी इंटरसेक्ट, कभी मेटल बॉडी के अंदर नहीं होंगी, स्ट्राइक हमेशा परपेंडिकुलर करेंगी। ठीक है बच्चों, ये एक दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो यही है, ये आपके एग्जाम में ही पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन बच्चों ये है, ये मेटल है, 2-3 लाइन इससे ऐसे दिखाई है, फिर पूछा है कौन सी सही है, तो बच्चों ये 90 पे नहीं है, गलत, ये अंदर जा रही है, गलत, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो सही हो जाए। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन एक जैसे यही दिया है, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव करेगा क्या, तो वो कोई जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कर लेगा, एक आध और केस में भी कर सकता है, पर हमेशा करे ऐसा जरूरी नहीं। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों। A charged particle always move along the electric line of force, सही है गलत है? A charged particle may move along the line of force, सही है गलत है? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। Charged particle never move along the line of force, गलत है। A charged particle move along the line of force only if released from rest, सही है गलत है? तो वो भी कोई जरूरी नहीं कि भाई हम रेस्ट से छोड़ें तो वो वहीं मूव करे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या मान लो पॉइंट चार्ज, भले ही यूनिफॉर्म नहीं है, आप यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल छोड़ोगे तो वो सीधा चला जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन चला जाएगा, पर हमेशा नहीं जाएगा। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक। अब बच्चों आगे फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वो समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों जैसे हम सेंटर ऑफ मास रोटेशन में मास डेंसिटी पढ़ते हैं, मास डेंसिटी बच्चों जैसे हम पढ़ते हैं लीनियर मास डेंसिटी, फिर सरफेस मास डेंसिटी, फिर वॉल्यूम मास डेंसिटी।
बच्चों बिल्कुल वैसे ही हम चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। क्लियर है? अब अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो तुम लिख सकते हो चार्ज बाई लेंथ, लैम्डा से डिनोट करोगे। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक छोटा सा हिस्सा लोगे dx, उस पे चार्ज dq, तो फिर लिखोगे dq बाई dx या dl जो भी हो। तो यूनिफॉर्म के लिए तो चार्ज अपॉन लेंथ और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो dq बाई dl। सेम मास के लिए होता है। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी तो चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा से डिनोट करते हैं। और अगर नॉन यूनिफॉर्म तो एक छोटा सा कोई हिस्सा लोगे, उसका dq dA तो dq बाई dA। क्लियर है? यही मान लो बच्चों वॉल्यूम हो तो पूरे वॉल्यूम में मान लो चार्ज q, वॉल्यूम v, तो इसको रो से डिनोट कर देते हैं q बाई v। और वही नॉन यूनिफॉर्म हो तो dq बाई dv। समझ के बच्चों? तो बच्चों आप इसमें देखोगे वही आपको बता रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी q बाई एल dq बाई dl, सरफेस q अपॉन एरिया या dq बाई dA, वॉल्यूम q बाई वॉल्यूम या dq बाई dA। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो वो बच्चों अगर हम देखें तो पहला इसमें आता है ये आर्क। पहला क्या है बच्चों? आर्क के सेंटर पे, आर्क के सेंटर पे। तो बच्चों इसमें जो थोड़े छोटे और आसान से होंगे उनके डेरिवेशन में थोड़ा समझा दूंगा, जो बड़े होंगे उनमें थोड़ा बहुत बता के स्किप कर दूंगा। हालांकि इसमें मैंने डिटेल में थोड़े डेरिवेशन बता रखे हैं तो उससे रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो जिनमें ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह है उनको स्किप कर दूंगा, और हाल फिलहाल मेंस लेवल पे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पढ़ना चाहो तो इससे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत रहे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। अब समझो ये आर्क है, इसके सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसको बिल्कुल बीच से काटोगे। कहां से काटोगे? बिल्कुल बीच से। तो ये आर्क है, इसको बिल्कुल बीच से काटोगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो उधर होगी या इधर होगी, या तो उधर होगी या इधर होगी। अगर इस पे प्लस चार्ज है, +1 रखोगे तो धक्का लगेगा तो उधर, ये अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर। तो बच्चों डायरेक्शन लॉजिक से सोच सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो धक्का मारेगा दूर, नेगेटिव है तो पास। तो सबसे पहले क्या करोगे, आर्क को बिल्कुल बीच से काटोगे, उसके उधर या इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब कितनी होगी उसके लिए बच्चों अपने पास फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई। थीटा इसमें क्या है? इसका पूरा एंगल, पूरा एंगल। अब बच्चों बताओ अगर ये पूरा एंगल है, लेट से बच्चों अगर मैं आधी रिंग कंसीडर करता हूं, आधी रिंग, तो थीटा कितना होगा? 180, 180 बाई 2 साइन 90। तो आधी रिंग की वजह से कितना आ गया? 2k लैम्डा बाई आर। अब बच्चों ये आता कैसे अगर वो मैं डिस्कस करूं तो वही मान लो मैं थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, इस पे चार्ज dq, तो ये इधर धक्का मारेगा तो dq अपॉन आर स्क्वायर, थीटा तो ये थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो बच्चों कॉस वाले तो कट जाएंगे, साइन वाले जुड़ जाएंगे, तो डी ई साइन थीटा। डी कैसे लिखोगे? के क्यू, क्यू कैसे लिखोगे? लैम्डा इंटू लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसको बच्चों इंटीग्रेट करोगे, मान लो यहां से स्टार्ट करके यहां तक, जैसे मान लो 0 से थीटा तक इंटीग्रेट कर देता हूं, लिमिट रख दोगे वो आ जाएगा। या मान लो दो हिस्से में तोड़ दो तो माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, सॉल्व करोगे वो आ जाएगा। समझ पाए बच्चों? वरना फॉर्मूला याद रख सकते हो, उतना काफी।
ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला सिंपली याद रखना है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, बिल्कुल बीच से काटना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर होगी। इस केस में थीटा पूरा एंगल, इस केस में थीटा पूरा एंगल है। अब बच्चों इसमें बताओ आंसर क्या आना चाहिए, किस तरफ होगी? डाउनवर्ड। अब ये भी हमने डिस्कस किया 2k लैम्डा बाई आर, क्यों? क्योंकि 180 बाई 2 90। अब k की अगर मैं वैल्यू रख दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है बच्चों? अब इसमें बच्चों बताओ कितना होगा? सही है, देखो 2k लैम्डा बाई आर। अब टोटल एंगल कितना है? 90, उसका आधा तो 1/√2। समझ गए ना? किस तरफ होगी? इधर, बिल्कुल 45। तो बच्चों अगर मान लो कभी कम मतलब आईजे में पूछता तो कॉस साइन, तो वो कंपोनेंट्स में तोड़ के लिख सकते। समझ गए ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? ठीक, नेक्स्ट देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना ये आधा हिस्सा प्लस है, आधा हिस्सा माइनस है। अब P पॉइंट पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। समझ पाए ना? देख लेते हैं। देखो अभी भी हमने सीखा इसकी वजह से आएगी इधर, उतनी ही इसकी वजह से भी आएगी, दोनों एक जैसे ही, तो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो नेट इधर आ जाएगी √2 टाइम्स। देखो इसकी इधर, इसकी इधर, दोनों के बीच में एंगल 90, तो E और E मतलब √2 टाइम्स। अब √2 टाइम्स अगर मैं करता हूं 2k लैम्डा बाई आर इस तरह। समझ पाए बच्चों? अब बच्चों कंक्लूजन समझो, इतना समझ पाए? तो इसमें बच्चों इसी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है किसी में 2 लैम्डा कर दें, किसी के में 3 लैम्डा कर दें, फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से देख के करोगे कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि जैसे ये है तो इसको अलग ट्रीट करोगे, इसको अलग ट्रीट करोगे, इसको बीच से काट के अलग निकालो, इसको बीच से काट के अलग निकालो, फिर नेट निकालो। समझ गए ना बच्चों? चले आगे, ठीक है, पहुंच गए हम यहाँ। अब बच्चों बताओ जैसे ये पूरा कंप्लीट हो, कंप्लीट हो तो पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? अब कितना आना चाहिए? 0। तो ऑब्वियस ही बात है, मान लो सेंटर पे सब आपस में कट पिट के क्या हो जाएंगे? 0। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, अब बच्चों इसका आंसर दो। देखो -2 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा, सोचो एक बार। देखते हैं देखो बच्चों -2 और माइनस, तो बच्चों इसको हटा के एक सिंगल मान लेता हूं, 2 और 1 तो इसको हटा के एक सिंगल मान लेता हूं। अब ये वाला बच्चों इधर मारेगा धक्का, ये इधर खींचेगा। बच्चों समझ पाए ना? इनको तो मैंने हटा ही दिया, ये इधर ये इधर, तो नेट बच्चों यहाँ आ जाएगा, नेट बच्चों इधर आ जाएगा, तो √2 टाइम्स ऑफ E, और E हम क्या मान रहे हैं? 1 का,
तो जो बच्चों अभी मैंने किया था, देखो 2k लैम्डा बाई आर साइन 90/2 मतलब 1/√2 का √2 टाइम्स 2k लैम्डा बाई आर, और k की वैल्यू लिखोगे तो, और डायरेक्शन इधर है, तो बच्चों इवन हम डायरेक्शन देख के ही आंसर टिक कर सकते हैं। ये ऐसे बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी कई बार आप ऑप्शंस देखोगे तो केवल हम डायरेक्शन देख के उनमें भी आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे कई क्वेश्चन मैंने इस पैटर्न के ही देखे हैं कि जिसमें केवल डायरेक्शन आप देख लो तो चारों ऑप्शन देख के आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते। बोलो बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे, समझ गए ना बच्चों? नंदिनी समझ गए ना? हटा दो ना, ठीक। अब इसे देखो, ये तो बहुत आसान सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ रेडियस ए हैविंग चार्ज लैम्डा, बोलो 2k लैम्डा बाई आर, के की वैल्यू रखोगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो बच्चों अब समझो करते क्या है वो देखना। मान लो मैं एक छोटा एलिमेंट यहां लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक यहां लोगे तो उसकी वजह से इधर, कंपोनेंट करोगे तो इधर के जुड़ जाएंगे, इधर के कट जाएंगे, इंटीग्रेट करोगे आ जाएगा। तो डेरिवेशन पे बच्चों नहीं जाना है, हालांकि हो सकता है मैंने इसमें डेरिवेशन करवाया हो, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ बच्चों इसमें मैंने डेरिवेशन करवाया, आसानी डेरिवेशन है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें करवाया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, थीटा फिक्स है तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंटीग्रेशन, देखो एक्स कांस्टेंट है तो वो इजीली निकल आता है, ठीक है, खैर छोड़ो उस पर नहीं जा रहा है, समझो। तो केवल बच्चों फॉर्मूला याद रख लो, डेरिवेशन का थोड़ा सा मैंने बता दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा, कॉस थीटा वाले का आप इंटीग्रेट कर दोगे, फाइनली सब कुछ रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों तुम्हारे पास ये आ जाएगा, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। लेकिन बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये क्लियर है। अब बच्चों बताओ x की जगह 0 रखो, सेंटर, सेंटर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 रखोगे 0। इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट पे हमेशा ही 0 होगा, चाहे वो कोई सी भी चीज हो। रीजन ये कि इनफाइनाइट डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई तो उस चार्ज का कभी कोई अफेक्ट थोड़ी बचेगा। इनफाइनाइट का मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस हो चुकी, तो उस चार्ज कोई सा भी हो, चाहे वो रिंग हो, रॉड हो, कुछ भी हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो हमेशा ही 0 होगा। तो बच्चों फिर बताओ 0 पे क्या है, इनफाइनाइट पे, तो यहाँ भी 0, इनफाइनाइट पे भी 0, क्या हमेशा 0 है? हमेशा तो नहीं है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ 0 है, इनफाइनाइट पे भी 0 है, तो हमेशा 0 तो नहीं हो सकता है। तो एक ही चीज हो सकती है कि कुछ मैक्सिमम से ऐसे जाए। तो मैक्सिमम कहाँ होता है वो हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं, तो वो आता है r/√2। कहाँ पे आता है? r/√2 पे। तो बच्चों वो भी मैंने बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट r/√2, ग्राफ भी बच्चों बनवाया है, सेंटर और इन्फानाइट पे 0। अब बच्चों इसी में फिर समझो, अगर x ग्रेटर देन r हो, x ग्रेटर देन r हो, यानी कि काफी लार्ज डिस्टेंस है, तो r को निगलेक्ट कर सकते, तो ये हट गया, कितना आएगा बच्चों, x3, एक x कट गया, k3/x²। तो बच्चों लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्वियस सी बात है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा, तो k3/x²। इतना समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों समझो, बच्चों जैसे ये इस पे चार्ज है मान लो q, ये x डिस्टेंस पे है, q0m, ठीक है, x लेस देन r है, x लेस देन r है, इसको रेस्ट से छोड़ दिया, तो बच्चों ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों रेस्ट से अगर मैं छोड़ दूंगा तो इसका मोशन किस तरह से होगा बोलो,
ठीक है ना। देखो नेगेटिव तो अट्रैक्ट होगा। अब अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो पता चलेगा कि ये SHM है। तो अब बच्चों इसका टाइम पीरियड लिखने का ट्राई करो। क्वेश्चन समझ गए ना। तो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार कई तरह के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों। कर लिया। तो बच्चों सिंपल सा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, देखो फोर्स अगर मैं लिखूंगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू क्यू। अब बच्चों आर बड़ा है, आर बड़ा है तो एडिशन वाले एक्स को निगलेक्ट कर सकते, एडिशन वाले एक्स को निगलेक्ट कर सकते। तो के क्यू क्यू नॉट एक्स अपॉन आर क्यू। अब ये जो पूरा बच रहा है, एक्स को छोड़ के जो भी कुछ बच रहा है वो तुम्हारा क्या है, के इफेक्ट। वो क्या है, के इफेक्ट या ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उस पर नहीं, ओमेगा स्क्वायर नहीं, वो डिवाइड बाय एम, क्योंकि एफ के फॉर्मेट में वो नहीं, हाँ एम डिवाइड करने के बाद हो जाएगा। तो अब टाइम पीरियड बच्चों तुम सीधा सीधा लिख सकते हो एम अपॉन के इफेक्टिव। एक बार के इफेक्टिव निकल गया तो बस टाइम पीरियड 2 पाई अंडर एम अपॉन के इफेक्टिव। क्लियर है बच्चों। हाँ बोलो। ये कैसे आया, देखो इसमें मैंने x को निगलेक्ट किया है, क्यों किया है, ये है तो इसको हटाओ, आर स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो आर की। समझ गए ना। बोलो अभी भी कोई डाउट हो। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये फॉर्मूला हो गया, अभी अभी हमने सीखा, इनटू चार्ज, यही तो फोर्स होगा। समझे। देखो वापस बताता हूं, कहां गया, ये माइनस क्यू नॉट चार्ज है, इस पर फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा इनटू चार्ज। समझ गए ना। बोलो अभी भी कोई दिक्कत हो। चलें बच्चों आगे, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, जैसे ये क्वेश्चन बताओ आंसर क्या होना चाहिए। ए स्मॉल सर्कुलर रिंग हैज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए फार ऑफ एक्सियल पॉइंट, मतलब काफी लार्ज डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगी, अभी अभी मैंने बताया लास्ट डिस्टेंस पे वो पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर -2। समझ गए ना बच्चों। इसे बताओ बच्चों, सोचो बच्चों, क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूं। जैसे बच्चों ये रिंग है, इस पे चार्ज Q है, रेडियस R, इसका मान लो छोटा सा हिस्सा हटा दिया, तो ये D लेंथ का हिस्सा हटा दिया। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ गए ना क्वेश्चन। सोचो, C क्यों लग रहा है बताओ, नीचे आर क्यूब कैसे आ रहा है, आर स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा लगाया है, नहीं नहीं वो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा,
वो एक्सिस पे थोड़ी निकालना है, सेंटर पे पूछ रहा है। बच्चों ये उस टॉपिक के साथ है लेकिन उस टॉपिक का नहीं, बस छोटे के पार्ट का ही होगा और कुछ नहीं। बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछ रहा है, एक्सिस पे नहीं पूछ रहा। तो बच्चों इसको फ्री माइंड से करो, पिछले टॉपिक का मान के मत करो। क्वेश्चन समझ पाए ना? फ्री माइंड से सॉल्व करो, ना कि पिछले टॉपिक का मान के। सी क्या किया है बताओ? नहीं देखो फॉर्मूला क्या लगाया, के पॉइंट चार्ज के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डी क्यू कैसे लिखा? ठीक है आ जाएगा सही। बच्चों समझो ये है, इतना हिस्सा गायब कर दिया, तो बच्चों इतना ही हिस्सा सामने लो। तो बच्चों ये है नहीं, गायब है ये, तो ये इसको सब काट दें, केवल इतना जो इधर बचा है उसकी वजह से बचेगा इधर, तो इस पे चार्ज बहुत कम ही रहा होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। बच्चों समझो बाकी हिस्से एक दूसरे को काट देंगे। अब इस पे चार्ज कैसे लिखोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू लेंथ। अब आर नीचे आएगा तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? 1 बाई आर क्यू। और डायरेक्शन क्या होगी? उस गैप की तरफ। डायरेक्शन कहाँ होगी? उस गैप की तरफ। तो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम गैप, नहीं टुवार्ड्स गैप, तो डायरेक्टेड टुवार्ड्स द गैप। अभी समझ पाए बच्चों? कोई भी दिक्कत इसमें? ठीक है ना? ठीक बच्चों बोलो सार्थक, कोई डाउट लग रहा हो? सिद्धार्थ क्लियर है? बता दूं बच्चों इसे? ठीक। अब बच्चों इसे देखो, ये जो अभी मैंने डिस्कस किया वही है, बस रीड कर लो। ए स्मॉल पार्टिकल मास सेम चार्ज क्यू प्लेस एट पॉइंट पी, ठीक है। पार्टिकल अंडरगो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा पूछा, तो वो टाइम पीरियड निकाल लिया तो ओमेगा निकल जाएगा, बस देख लो वो तो कर रखा है हमने। समझ गए ना बच्चों? तो प्रॉपर लैंग्वेज में क्वेश्चन ये होता है। चले बच्चों आगे बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? ठीक। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे बच्चों आते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों अपना जैसे लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना। तो बच्चों ये मान लो इसके पॉइंट्स हैं, ये मान लो बच्चों बॉटम पॉइंट, ये मान लो टॉप पॉइंट। तो सबसे पहले बच्चों तुम क्या करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। क्या निकालोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लो मैं इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा। अब जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट को इसके बॉटम और टॉप पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। अब बच्चों इसका डेरिवेशन में थोड़ा सा टफ इंटीग्रेशन रहता है, तो बच्चों वही बस मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। हालांकि इसमें मैंने डेरिवेशन करवाया है कि नहीं मुझे पता नहीं, इसमें भी शायद मैंने नहीं करवाया, नहीं आगे करवाया, आगे करवाया हुआ है, तो उससे रेफर कर सकते हो, पर कोई काम का डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना। एडवांस लेवल में जरूर उसकी कुछ स्टेप्स कभी कभी यूज हो जाती हैं, तो मेनली फॉर्मूले पे फोकस करना है। तो फॉर्मूला बच्चों क्या है? एक्स की तरफ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ, एक्स की तरफ, तो के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वाई की तरफ लिखूंगा तो के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। बच्चों हो सकता है बुक्स वगैरह में थोड़ा फॉर्मूला अलग मिले, क्योंकि मैंने ये एंगल ली है, कोई यहाँ से एंगल ले रहा है तो साइन की जगह कॉस या कॉस की जगह साइन हो सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा बच्चों इसमें क्या है? चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ।
तो x में फॉर्मूला बच्चों ये हो जाएगा, y में फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इसी में बच्चों कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो कि हम याद रखते हैं। जैसे बच्चों मान लो ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो, तो बताओ ये अल्फा कितना हो जाएगा 90, ये वाला बीटा कितना हो जाएगा 90। अब साइन 90 साइन 90 साइन 90 साइन 90 कितना हुआ 2, तो 2 के लैम्डा बाई आर कितना आया बच्चों 2 के लैम्डा बाई आर। अब बच्चों फिर समझो, अगर एक आधी रिंग पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी हो, उसका अगर याद हो तो बताओ क्या आता था 2 के लैम्डा। तो याद रहे इसका और इनफाइनाइट लॉन्ग का सेम ही हो जाता है। इसका भी निकालोगे तो इधर 2 के लैम्डा बाई आर। अब यहाँ 90 90 रखोगे तो 0 0। समझ गए बच्चों? ठीक। तो बच्चों ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो तो मैंने बताया कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर इधर और इधर उधर 0। यही बच्चों सेमी मान लो ये तो क्वेश्चन हो गया, वो तो डेटा रख दो निकल आएगा, कुछ है नहीं, छोड़ो। सेमी इनफाइनाइट देखो, तो सेमी इनफाइनाइट में बच्चों देखोगे एक एंगल 90 एक एंगल 0, तो इधर तुम्हारे पास आएगा के लैम्डा बाई आर। अब कॉस वाले में देखोगे तो एक 90 एक 0, तो के लैम्डा बाई आर। डायरेक्शन लॉजिक से सोच सकते हो कि वो उधर धक्का मारेगा तो कंपोनेंट इधर ही आएगा। तो बच्चों समझो सेमी इनफाइनाइट का के लैम्डा बाई आर इधर, के लैम्डा बाई आर इधर, नेट पूछता है तो वो इधर √2 के लैम्डा बाई आर। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों देखते हैं, अब बच्चों ट्राई करो, बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा इनफाइनाइट लॉन्ग। देखो इसकी इधर के लैम्डा बाई आर, इसकी के लैम्डा बाई आर, इसकी इस तरफ और नहीं, अच्छा इसकी मैंने गलत ड्रॉ कर दी, इसकी ऊपर होगी बच्चों, इसका के लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई आर, इसका के लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई आर, सब कट के, ठीक है ना बच्चों? अब बच्चों मान लो ये प्लस, ये भी प्लस लैम्डा। अब बताओ पी पे देखो, इसकी इधर के लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई आर, इसकी इधर के लैम्डा बाई आर, इधर के लैम्डा बाई आर, ये दोनों कट गए, ऊपर कितनी आ गई 2 के लैम्डा बाई आर। समझ गए ना बच्चों? सार्थक समझ लो ना? हाँ बोलो। कोई नहीं, उससे भी कर लेते ये वाला तो समझ गए। देखो कौन सी प्लस दी है, ये वाली, उसे कर लेते। अब देखो प्लस की वजह से कितनी आएगी इधर के लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई आर, माइनस की वजह से अट्रैक्ट करेगा तो इधर के लैम्डा बाई आर, नीचे के लैम्डा बाई आर, ये कट गए, इधर कितना आ गया 2 के लैम्डा बाई। डायरेक्शन चेंज है, इसमें इधर है उसमें, समझ गए ना? ठीक। इसमें बच्चों देखो ये मान लो प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा। अब सोचो देखो इसकी लिखते हो तो के लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई आर, उस साइड वाले की लिखोगे तो के लैम्डा बाई आर के लैम्डा बाई आर, और इसकी लिखोगे तो 2 के लैम्डा बाई आर। तो देखो इसको इसने काटा, इन दोनों को इसने काटा, तो सब कट पिट के कितने हो गए 0, सब कट पिट के कितने हो गए 0। ठीक है। अब बच्चों इसे सोचो वायर इज अलोंग z एक्सिस, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसे है z एक्सिस के लॉन्ग और माइनस z एक्सिस के लॉन्ग। अब तुम्हें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना है।
बार थोड़ा सा सोचो। हाँ, ओरिजिन पे वायर ये है और अंदर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वेक्टर फॉर्म में लेके। एक्स वाई कोमा 0 है, एक बार लिख लो फिर मैं चेक कराता हूँ। समझ गए ना क्वेश्चन बच्चों? क्लियर? क्या आ रहा है? देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, मान लो बच्चों मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे केवल एक वायर ऐसे दिखेगा, ये डिस्टेंस r और इस पर प्लस चार्ज है, तो यहां +1 रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। अब चूंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा बाई r इंटू आर कैप। आर कैप मतलब r वेक्टर अपॉन r, यही तरीका होता है। 2k लैम्डा r स्क्वायर, तो बच्चों ये पॉइंट है, तो इसकी अगर मैं ये डिस्टेंस लिखता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर और आर वेक्टर बच्चों वो सीधा सा है, बस कर अंडर रूट वगैरह नहीं, बस सही है, यही है। बोलो बच्चों समझ पाए कि नहीं मैंने क्या किया? बोलो नंदिनी, कोई डाउट हो? ठीक है ना? अरुण तुम बोलो कोई डाउट हो? ठीक है। अब बच्चों मुझे वापस बताओ, क्या तुम ये क्वेश्चन समझ पाए? ठीक है। अब फिर सोचो बच्चों, एक्स वाई 0 की जगह अगर मैं एक्स वाई 4 कर देता हूं, आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो हमें ये रेडियल डिस्टेंस चाहिए होती है, तो वो इधर हो या इधर हो रेडियल डिस्टेंस वही रहेगी, डायरेक्शन भी वही रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो मैं एक्स वाई 0 पे निकालूं, एक्स वाई 5 पे निकालूं, एक्स वाई 3 पे निकालूं, वो फर्क नहीं पड़ता। समझ पाए बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब फर्दर बच्चों देखो, ये बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। ये बच्चों एक लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई रूट 3, ये सब एक्स वाई प्लेन में, किसमें है? एक्स वाई प्लेन में। तो बच्चों इसमें एक चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग ऐसे है, एक चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग ऐसे है। अब ये जो लाइन है इस पे मान लो कोई पॉइंट P है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के लॉन्ग, तब तुम्हें लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बताना। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग ही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के अलॉन्ग, तो तुम्हें लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बताना। एक बार बच्चों थोड़ा सा सोचो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ, इनफाइनाइट लॉन्ग है। ये एक्स वाई रूट 3। ओके, मुझे आंसर नहीं पता, मैं देखता हूँ।
और 2/√3 और ओके बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों ध्यान से देखना, जैसे ये पॉइंट है बच्चों, ये अगर मान लो मैं d डिस्टेंस मानता हूँ तो बच्चों y इक्वल टू, तो ये कितना होगा d/√3। अब बच्चों इस पॉइंट पे अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ तो वो होगी इधर कितनी 2k λ1 और ये डिस्टेंस d/√3। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा 2k λ2 और ये डिस्टेंस दैट इज d। अब इन दोनों का नेट मुझे इधर चाहिए, तो बच्चों ये नेट की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो देखो ये 30 डिग्री होना चाहिए, देखो तो अब tan 30 दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, तो 2k/d तो चले जाएंगे। उधर बचा बच्चों अपने पास देखना ये √3 ऊपर ले लेते हैं, तो 2k/d तो चले गए, λ1 √3 अपॉन बेस λ2 ये होता है 1/√3, तो 1/3 सही है आपका 1/3 सही है बिल्कुल। अभी देखो कोई दिक्कत लग रही है, समझ पाए बच्चों? वापस बताता हूँ, ये मैंने d माना तो y होगा d/√3, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 2k λ1 d/√3 वो ऊपर भेज दिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 2k λ2/d। नेट मुझे इसी के अलोंग चाहिए तो 30 डिग्री पे होनी चाहिए, तो tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? चलो ओके अभी समझ गए ना? कोई वो बताता हूँ, देखो पूछो पूछो वो तो बताऊंगा। y इक्वल टू x/√3, y इक्वल टू mx, तो m कितना हो गया 1/√3, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3, यानी कि थीटा 30 डिग्री। तो इस लाइन का एंगल, इस लाइन का एंगल कितना होगा 30 डिग्री, वो इसका भी होगा। बच्चों समझ गए ना? कोई दिक्कत? चलें आगे बच्चों, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गए हम? अब बच्चों ये जैसे कुछ सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो बच्चों लैम्डा 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 लैम्डा, बताओ सेंटर पे क्या होगा? सब कट पिट के 0। बच्चों मान लो ट्राइंगल है लैम्डा लैम्डा लैम्डा, बताओ सेंटर पे 0, तो सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कितना हो जाएगा 0। ओके अब बच्चों इसमें आप ट्राई करो ये वाला, बच्चों थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। Find the electric field at point P on perpendicular bisector of a uniformly charged thin wire of length L carrying charge Q. Distance of P from center ये है, सिंपल सा ही है, केवल फॉर्मूला लगाना है। कर लिया, देख लेते हैं। और
दिख तो रहा है ना, और बड़ा करूं? ठीक है, डी देखते हैं, और क्या लग रहा है तुम्हें? चलो देखते हैं, समझो। ये आ रहा है, किसी ने ए बोला है, तुमने डी बोला है, सार्थक तुम क्या बोल रहे हो? चलो देखते हैं बच्चों, देखो एल है, देखो एल है, देखना बच्चों, एल बाई 2 रखूंगा तो ए बाई रूट थ्री, ए बाई रूट थ्री। बच्चों देखो एल बाई 2 यहां से कितना है, ए बाई रूट थ्री। तो बच्चों ए बाई रूट थ्री और ये है ए, तो टेन थीटा लिखोगे, दिस बाई दिस 30, ये भी 30, एंगल 30 आ गया। सिमेट्री से इधर ही होगी, ऐसे तो होगी नहीं। तो देखो के लैम्डा बाई आर, आर ए, अब साइन 30 प्लस साइन 30, तो 1/2 प्लस 1/2 1, तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा, लैम्डा के टर्म्स में कि चार्ज, अच्छा चार्ज के टर्म्स में, तो Q बाई एल। अब ए अपने पास है √3 L अपॉन 2, तो ये 2 कट जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और √3 ये आ जाएगा। समझ पाए ना बच्चों? देखो कहीं दिक्कत लग रही हो, बोलो सिद्धार्थ, कोई डाउट हो? चले बच्चों आगे, कोई दिक्कत? अभी देखे ना? okay. अब बच्चों फिर देखो, बच्चों हटा दो ना इसे, कर लो, चलो ठीक है बच्चों, आसान सा है, बताओ, या ट्राई कर लो, इतना आसान भी नहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे। काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ रेडियस ड्रॉ करना, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, जैसे लाइन चार्ज है, उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस ड्रॉ करना। ओके बोलो बच्चों, क्या लग रहा है? कर लो, देखते, मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लग रहा है सार्थक? बोलो सार्थक, क्या लग रहा है तुम्हें? डी लग रहा है, अच्छा देखते हैं, चलो देखते हैं बच्चों देखो, ये ऐसे घूम रहा है, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर QE फोर्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स इधर QE, तो QE किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई r।
Q तो मान लो E लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर। अब 2 से डिवाइड कर दो तो बच्चों देखो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आ गई। देखो वो देखता है, अगर उन्होंने लैम्डा के टर्म्स में दिया होगा तो फिर आपको लैम्डा मानना पड़ेगा, फिर उसे आप क्यू बाई आर नहीं लिख सकते। तो इन्होंने लैम्डा के टर्म्स में दिया है, वो हम फिक्स लेके चलेंगे। तो अब समझो आर आर कट गए, अब 2 को इधर भेज दो तो ई के लैम्डा एम वी स्क्वायर बाई 2 यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अपने आप में क्या आ गई, कांस्टेंट। देखो क्यू ई किसके बराबर आया, एम वी स्क्वायर बाई आर। ई 2 के लैम्डा बाई आर, आर आर कट गए, 2 को उस साइड भेज दिया तो एम वी स्क्वायर बाई 2 क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। और इस साइड पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आनी चाहिए। चेक करो बच्चों कहीं कोई डाउट लग रहा हो, समझ पाए ना क्या किया मैंने, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें, बोलो गौरव अगर कोई डाउट लग रहा हो, ठीक है, ठीक, ओके। अब बच्चों इसे समझो, जैसे ये बच्चों एक सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये सेंटर लैम्डा और ये भी मान लो बच्चों प्लस लैम्डा है। अब बच्चों वायर पे फोर्स बताना है, क्या बताना है, वायर पे फोर्स। थोड़ा सोचो बच्चों फिर मैं डिस्कस करूँ। हाँ हाँ, ड्यू टू रिंग, समझ गए ना बच्चों क्वेश्चन। रिंग की वजह से वायर पे फोर्स बताना है, दोनों पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। रिंग के एक्सिस पे सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर रखा है, नहीं ये रिंग है, रिंग रिंग। क्वेश्चन समझ गया ना, रिंग के एक्सिस पे ऐसे वायर रखा है, तो रिंग के एक्सिस पे वायर रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो तुम्हें बताना है। बच्चों चलो कर लो एक बार, 2-1 मिनट सोच लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों सही सोच पाओगे ना तो बहुत आसानी से आंसर कर दो, अगर सही तरीका सोच पाओगे तो कोई इंटीग्रेशन वगैरह नहीं लगेगा। और हाँ, अगर सही तरीका सोचोगे तो 2 मेथड होते हैं इसके एक्चुअल में सॉल्व करने के। एक मेथड थोड़ा सा लेंथी और टफ पड़ता है और एक मेथड काफ़ी आसान रहता है। जीरो नहीं आएगा, सिंप्लीफाइड आ जाता है जब हम वैल्यूज रखते हैं। चलो मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों, समझो जैसे ये रिंग है, ये रॉड है, तो हमें रॉड पे फोर्स निकालना है। तो बच्चों हम इसका उल्टा करते हैं, हम रिंग क्या रॉड की जगह रॉड की वजह से रिंग पे निकाल देते हैं, रॉड की वजह से रिंग पे निकाल देते हैं, तो फिर उतना ही, वो तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, उतना ही लगेगा। अब बच्चों याद करो सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के लैम्डा बाई आर। तो बच्चों इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक इधर के लैम्डा बाई आर, एक इधर के लैम्डा बाई आर। अब जो बच्चों ये वाला है ये ऐसे कट जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा ये वाला। अब बच्चों पूरी रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है, फोर्स लिखना है, मतलब वैल्यू फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, तो कुछ करना ही नहीं है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं के लैम्डा बाई आर, यही दोगे? हाँ के क्यू, हाँ वो सही है। अब क्यू की वैल्यू लिख रहा हूँ, वो सही है। क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो लैम्डा इनटू 2 पाई आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई, या रेडियस जो भी इसकी दी हो, मतलब समझ गए ना? अगर रेडियस स्मॉल आर है तो ये आ जाएगा, बस खत्म। इंटीग्रेट से भी आता है पर वो अननेसेसरी लेंथी पड़ता है, इससे बहुत आसानी से आ जाता है, क्योंकि ये वाले सारे अपने कैंसिल आउट हो गए, ये सारे अपने ऐड अप हो गए। तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज लैम्डा इनटू 2 पाई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई आर, बस खत्म। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही है? ठीक है ना? ओके ये हाँ दिया है, दिया। उस पर फिर चार्ज क्यू दे दिया होगा, मतलब हाँ उस पर मैंने ये किया है, इसको क्यू चार्ज दे दिया, इसको क्यू चार्ज दे दिया, तो क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये हो गया। अब यहाँ मैंने लैम्डा दे दिया तो क्यू की वैल्यू रख दी है, चीज वही है। समझ गए ना? बोलो कोई दिक्कत? ओके अब बच्चों इसमें आगे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, तो बच्चों पैटर्न क्या होता है, जैसे हमने रिंग का पढ़ रखा है, रिंग का। अब बच्चों जैसे ये डिस्क है, मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं आर पे जाके डी आर विड्थ की रिंग लूंगा, तो अब इस पे चार्ज कैसे लिखूंगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ये निकल आएगा, ये निकल आया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख लूंगा, उसको फिर 0 टू आर इंटीग्रेट कर दूंगा, वो निकल आएगा। तो बच्चों इसका डेरिवेशन ज़्यादा टफ नहीं है, वो मैंने दे रखा है यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो डिस्क, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क बच्चों सॉल्व करने पे फाइनली ये आ गया। तो बच्चों अगर मैं फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन, बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों फिर समझो देखो, अगर हम लार्ज डिस्टेंस पे डिस्कस कर रहे हैं, या मान लो लार्ज डिस्टेंस नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि डिस्क बहुत लार्ज है, डिस्क बहुत लार्ज है, एक बहुत बड़ी इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्क है, तो आर ग्रेटर ग्रेटर देन एक्स है, तो बच्चों इसको निगलेक्ट कर दोगे, एक्स बाई आर स्क्वायर मतलब आर बहुत ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्क या सीट, इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्क या सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। समझ पाए? और डिस्क की वजह से ये। अब बच्चों देखना, कहीं था उस पे क्वेश्चन, बच्चों ये सीधा सा फॉर्मूला है, बताओ आंसर। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया बस वही है, बी ऑप्शन। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो वो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया और कुछ नहीं, तो वो फॉर्मूले बताओ ना जरूरी है। समझ गए ना बच्चों? वो सीधा सीधा फॉर्मूला है, मैंने x के टर्म्स में था, इसमें z के टर्म्स में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना समझ गए? ठीक है। अब बच्चों समझो, नेक्स्ट अगर हम इसमें जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज सीट एंड प्लेट। तो बच्चों इसमें मैंने क्या बताया है, इसमें मैंने बच्चों नॉन कंडक्टिंग के लिए बताया, लेकिन बच्चों मैं दोनों एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक ही जैसे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ बच्चों मैंने नॉन कंडक्टिंग का बताया, पर आगे हो सकता है किसी और टॉपिक वगैरह मैंने कंडक्टिंग का भी बताया हो, पर दोनों एक जैसे ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो अब बच्चों समझते हैं, देखो लार्ज सीट एंड प्लेट, सीट एंड प्लेट बच्चों जनरल बता रहा हूँ, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जनरल।
जनरली बच्चों सीट वर्ड हम यूज करते हैं नॉन कंडक्टिंग के लिए, जनरली उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जनरल एक वर्ड बता रहा हूं। और प्लेट वर्ड हम यूज करते हैं कंडक्टिंग के लिए, ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब ये चीज अपनी हो गई। अब इसमें बच्चों अगर देखोगे सीट है और ये है प्लेट, ये सीट ये प्लेट। बच्चों मान लो मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, मान लो दोनों को क्यू क्यू चार्ज दिया, इसको क्यू चार्ज दिया, इसको भी क्यू चार्ज दिया। एक बार प्लस मान लो, इसका एरिया ए है, ए क्या है? एरिया एक साइड का, एक साइड का एरिया ऑफ वन साइड, या मैं इधर लिख देता हूं, इधर एरिया ए, इधर भी एरिया ए, और ए क्या है? एरिया ऑफ वन साइड। जैसे बच्चों ये मान लो सीट है, तो इस एक हिस्से का एरिया ए है। तो अब बच्चों समझो, मैंने दोनों को क्यू चार्ज दिया, दोनों को क्यू चार्ज दिया, तो डेरिवेशन वगैरह पे मैं नहीं जा रहा हूँ। नॉन कंडक्टिंग का तो अभी हमने सीट वाले उससे देख लिया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। बस समझो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी वो गॉस लॉ से ड्राइव होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन, और इसकी वजह से भी बच्चों वही आएगा। तो अगर बच्चों दोनों को हम सेम चार्ज दे रहे हैं, दोनों को सेम चार्ज दे रहे हैं, चाहे प्लेट हो या सीट हो, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन। अब बच्चों जैसे ये समझो, ये चीज है, ठीक है ना? या मान लो ये बच्चों पेपर एक मैंने लिया, अब मैं पूछता हूं इस पेपर का मास कहाँ है, इधर है या इधर है? तो मास पूरे में है, ना तो इधर है ना उधर है, पूरे इसके वॉल्यूम में है। या मैं पूछता हूं इस बुक का मास कहाँ है, इस साइड है कि उस साइड है? तो पूरे वॉल्यूम में मास भरा हुआ है। तो बच्चों नॉन कंडक्टिंग में हम ये मान के चलते हैं कि चार्ज पूरे में भरा हुआ है, चार्ज पूरे में भरा हुआ है, और उसको टेक्निकली ऐसे दिखाया जाता है कि चार्ज ऐसे अंदर है। अब बच्चों मान लो मैं इसके लिए मास डेंसिटी लिखता हूं, तो कैसे लिखूंगा? मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। अब एरिया क्या लूंगा? एक साइड का क्या दो साइड का? दोनों का मिला के एक साइड का ही लूंगा। तो बच्चों ऐसे ही इसमें जब मैं चार्ज डेंसिटी लिखता हूं तो केवल एक साइड का एरिया कंसीडर करता हूं, Q बाई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मेरे पास आ जाएगा सिग्मा बाई, तो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बच्चों ये हो जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, क्योंकि इसमें चार्ज डेंसिटी हम Q बाई ए डिफाइन करते हैं। अब बच्चों यही मान लो कॉपी है, या मान लो आप लोगों के पास कॉपी है, उस पर कवर चढ़ा है, तो कवर इस साइड चढ़ा है या इस साइड चढ़ा है या दोनों साइड? तो अब मान लो मैं कवर चढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे मिनिमम कितना पेपर चाहिए? इस साइड का भी चाहिए, इस साइड का भी चाहिए। तो जब मैं कवर चढ़ाऊंगा तो मुझे दोनों साइड को कंसीडर करना पड़ेगा। तो कंडक्टर में क्या होता है, अगर हम चार्ज देते हैं तो वो अंदर नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है? सरफेस पे। वो कहाँ रहेगा? सरफेस पे। तो जो मैंने Q चार्ज दिया वो इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, लेकिन अंदर नहीं है। तो इसके लिए मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करता हूं Q अपॉन 2A। तो Q अपॉन 2A अगर मैं लिखूंगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो अब समझो, चार्ज के टर्म्स में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में देखोगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों फर्क आ रहा है? क्योंकि इसमें चार्ज डेंसिटी अलग तरीके से डिफाइन है, इसमें अलग तरीके से डिफाइन है। ये चीज बच्चों समझे। अब बच्चों मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया, एक प्लास्टिक की सीट है, एक मेटल की सीट है, एक ही जैसी है, दोनों को सेम चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताओ। 1:1। आपसे बोला दोनों की सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो 2:1 या 1:2, जिससे जिसका पूछा है।
समझ पाए? अब बच्चों बेटर ये होता है, आप अपने दिमाग में ये रखो, जो जनरली मैं भी रखता हूँ, वो समझो। सिग्मा के टर्म्स में जब भी हो, सिग्मा के टर्म्स में, तो उसमें ये दिमाग में रखो कि एक सरफेस की वजह से होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। जैसे इसमें हम एक ही सरफेस कंसीडर करते हैं, इधर उधर नहीं मानते, तो कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे ये है और ये है, दो सरफेस है, तो इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जुड़ के ये हो गया। तो उस तरह से बच्चों याद रखो, वो बेटर रहता है कि एक सरफेस की वजह से क्या होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इतना बच्चों समझ पाए? ठीक है, तो यही बच्चों मैंने इसमें, हालांकि बस मैंने कंडक्टिंग वाले मतलब उसका बताया है, नॉन कंडक्टिंग का आगे कहीं बताया होगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक समझ गया हूँ बच्चों। बाकी डायरेक्शन इधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखोगे तो कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बच्चों फिर हम डिस्कस करते हैं। तो अब बच्चों इसमें आप ट्राई करो, जैसे ये क्वेश्चन, तो बच्चों अभी इसे नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलना है। जैसे वो क्लियरली अगर कंडक्टिंग दे रहे हैं या इधर उधर चार्ज दे रहे हैं तो ही कंडक्टिंग मानना है, वरना नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलना। क्या आ रहा है? एन कैप इन्होंने क्या बोला है? टुवार्ड्स राइट, तो इधर एन कैप है। तो बच्चों बीच में देखोगे तो इधर उधर कट गया, 0 0 0, तो इन तीन में से कोई बचा। इधर बच्चों देखोगे तो ये भी इधर, ये भी इधर, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जुड़ के सिग्मा बाई एप्सिलॉन, लेकिन माइनस एन कैप। इधर भी वही सिग्मा बाई एप्सिलॉन और लेकिन प्लस एन कैप, तो माइनस और प्लस। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? ठीक है बच्चों, ठीक है। इसे देखो बच्चों, देख लेते हैं भी। बच्चों एक दो क्वेश्चन ऐसे ही 3B के दे रहा हूँ, सिंपल से ही है। ओके बच्चों, आई थिंक कर लिया होगा। देखते हैं बच्चों, लार्ज प्लेन सीट मतलब वो नॉन कंडक्टिंग मान के चलते हैं, ठीक है। बच्चों डिस्टेंस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो सी आंसर बस करो बच्चों। डिस्टेंस से कोई फर्क इसमें पड़ता नहीं है, तो वो आंसर सीधा सही हो जाएगा। तो बच्चों ऐसी ये सिंपल सी क्वेश्चन है, इसके दे दिए हैं 3B के। क्या है कि काफ़ी क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए उस चक्कर में 3B के ऐड कर दिए, ठीक है।